प्रिय छात्रगण, नमस्कार। उद्यन ISPCS के इस मूवीशाला प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अभी मैथिली साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और हमारी जो पिछली कक्षा हुई थी उसमें हमने मैथिली साहित्य का काल विभाजन पढ़ा था, जिसमें हमने मैथिली साहित्य का काल विभाजन पिछली कक्षा में पढ़ा था। और उस काल विभाजन में हमने विभिन्न काल की जो प्रवृत्तिगत विशेषता थी, अर्थात आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल, उसकी क्या क्या प्रवृत्तिगत विशेषताएं थी, उसका क्रमवार अध्ययन किया था। जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि आदिकाल अर्थात विद्यापति से पूर्व का जो साहित्य है उसे हम आदिकाल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। उसके बाद विद्यापति की जब रचना 1350 ईस्वी के बाद, जब विद्यापति का जो जन्म 1350 ईस्वी में होता है, उसके बाद जो उनका रचना काल प्रारंभ होता है और वो क्रमशः गोविंद दास जी जो श्रृंगार भजनावली अर्थात अपने भागवत भक्ति के कारण मैथिली साहित्य में अमर स्थान रखते हैं, उनका रचना काल 1650 ईस्वी के बाद का माना जाता है। और उसके बाद मनबोध का कृष्ण जन्म आता है, जिसका रचना काल 1750 के आसपास का माना जाता है। और यही काल जब आगे बढ़ते बढ़ते आधुनिक मैथिली साहित्य के कविश्वर के नाम से प्रसिद्ध चंदा झा का काल आता है, जो 1830 ईस्वी के आसपास का समय है। तो 1830 अर्थात चंदा झा से पूर्व का जो काल है वो मध्यकाल में आता है और चंदा झा से आधुनिक मैथिली साहित्य की एक नवीन परिपाटी का जन्म होता है, जिसे हम आधुनिक काल कहते हैं। इन सभी चीजों के बारे में हम पिछली कक्षा में अध्ययन कर चुके हैं। अर्थात आज जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, आधुनिक मैथिली साहित्य की विभिन्न विधियां क्या है, उसके बारे में, जैसा कि हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है, आधुनिक मैथिली का उपन्यास पढ़ना है। उसके बाद हमें आधुनिक मैथिली का कथा साहित्य पढ़ना है। कथा क्या होता है? शॉर्ट स्टोरी, लघु कथा। इसके बाद हमें आधुनिक मैथिली साहित्य का निबंध पढ़ना है, आलोचना पढ़नी है। तो आज की कक्षा में हम आधुनिक मैथिली साहित्य की जो सबसे सशक्त विधा है, सबसे सशक्त का अर्थ हुआ सबसे मजबूत, जो सबसे मजबूत विधा है वो है निबंध। तो सबसे पहले हम निबंध साहित्य के बारे में अध्ययन करेंगे। निबंध। तो जैसा कि आपको पता है कि निबंध, इसका जब हम शब्द विच्छेद करें तो इसका शब्द विच्छेद करने पर आता है निह जोर बंध। निह जोर बंध अर्थात निह बंध का अर्थ हो गया एक निश्चित बंधन। निश्चित बंधन। निश्चित बंधन ये साहित्य की सबसे उत्कृष्ट रचना होती है। जैसा कि इन निबंध को इंग्लिश में हम एसे कहते हैं, ऐसे कहते हैं। आप बिहार लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, जब इसका पहला पेपर आता है जनरल हिंदी का, उसमें एक निबंध का प्रश्न आता है जो आपको लगभग 600 शब्दों में उसका उत्तर देना होता है। वहां पे क्या होता है कि आपकी राय जानी जाती है। इसी तरह से लेकिन बीपीएससी में क्या है कि वो निबंध क्वालिफाइंग पेपर है, उसके मार्क्स आपको ऐड नहीं होते। लेकिन अन्य लोक सेवा आयोग जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी का एग्जाम होता है, उसमें निबंध एक अलग से पेपर आता है। तो उस निबंध में एक पेपर आता है, उसमें अलग अलग विषय दिए जाते हैं जिस पर आपको एक निबंध लिखना होता है। जैसे अभी 2017 में यूपीएससी का जो 2017 का एग्जाम हुआ था, उसमें एक निबंध का एक वो प्रश्न आया था। निबंध का एक प्रश्न आया था 2017 के निबंध में यूपीएससी में। आप देखिएगा 2017 का एक प्रश्न है, किसी राष्ट्र के चरित्र का निर्माण, किसी राष्ट्र के चरित्र का निर्माण, किसी राष्ट्र के चरित्र का निर्माण उसकी कक्षा में होता है। अब ये एक निबंध है, किसी राष्ट्र के चरित्र का निर्माण उसकी कक्षा में होता है।
ये स्टेटमेंट है एक जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने दिया। किसी राष्ट्र के चरित्र का निर्माण उसकी कक्षा में होता है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो जैसा कि आपको पता है कि कोई राष्ट्र है, जैसे हमारा भारत देश एक विशाल राष्ट्र है, और उसकी कक्षा मतलब उसकी जो क्लासेज होती है, तो उसमें जो संस्कार दिए जाते हैं, जो शिक्षा प्रदान की जाती है, जो आचरण, जो जीवन मूल्य सिखाए जाते हैं, और वही बच्चे जब आगे होकर के देश का भविष्य बनते हैं, उन्हीं बच्चों में से कोई बच्चा आगे जाकर के देश का प्रधानमंत्री बनेगा, देश का राष्ट्रपति बनेगा, और देश के अन्य सभी सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र उनमें कार्य करेगा। तो अगर उस बच्चे में उस लेवल का, उस प्रकार की ज्ञान हो, उस प्रकार का नॉलेज होगा, उसका व्यवहार, आचरण, कुशलता, स्वास्थ्य, इन सभी चीजों पर जब वो बच्चे का अच्छा काम किया होगा, वो टीचर ही करते हैं। इसीलिए हमारे संस्कृत में भी कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात कि गुरु को ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन सभी से श्रेष्ठ माना गया है। इसीलिए गुरु का स्थान सबसे ऊपर होता है। तो ये इस तरह का एक निबंध पूछा गया था। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि आपको निबंध में आपके विचारों पे एक बंधन होती है। तो ये तो एक जनरल स्टडीज का पार्ट था, लेकिन हम यहाँ पर जो निबंध पढ़ रहे हैं वो मैथिली साहित्य का पढ़ रहे हैं कि मैथिली साहित्य में किस प्रकार से निबंध लिखा जाता है। जैसे कि हमारे मैथिली साहित्य के एक बहुत ही प्रख्यात विद्वान में है आचार्य रमानाथ झा। तो आचार्य रमानाथ झा ये मैथिली के शीर्षस्थ विद्वान है और सबसे बड़े आलोचक है। जो हिंदी में जो तिवारी जी का जो स्थान है, जो तिवारी सर का जो स्थान है, वैसा ही स्थान मैथिली में आचार्य रमानाथ झा का है। ये बहुत ही बड़े आलोचक है, शीर्षस्थ आलोचक है। इनके बारे में जब आलोचना साहित्य में पढ़ेंगे तब आपको और डिटेल्स में मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ निबंध में आप ये इतना जान लीजिए कि मैथिली के बहुत ही बड़े आलोचक हैं। इन्होंने एक प्रबंध संग्रह नाम का एक अपना निबंध की एक पोथी जो है, हिनकर निबंधक एक पोथी जो है प्रबंध संग्रह नाम से प्रकाशित है, जकर जो समय काल है 1950 ईस्वी के आसपास के है। तो ये प्रबंध संग्रह जो है 5टा गवेषणात्मक पूर्वक, मतलब जे पर गहीर रिसर्च भेल है, एहन प्रकारक 5टा निबंधक ओहिमे संकलन कयल गेल छै। ओहि पर आचार्य रमानाथ झा के निबंध पर हुनकर जे विचार छै से छै। तो मध्यकालीन में जेना कि हम अहाँके पिछला काल्हि के क्लास में पढ़ेने छलहुँ कि मध्यकाल जे मिथिला छलै ओहिमे की छलै कि मध्यकालीन मैथिली नाटक, ई जहाँ हम कल पढ़ेने चलो मध्यकालीन मैथिली नाटक। ये जो मध्यकालीन मैथिली नाटक मैंने आपको कल की कक्षा में पढ़ाया था, तो इसमें मैंने ये बताया था कि मध्यकालीन मैथिली नाटक में 3 प्रकार आते हैं, जिसका पहला प्रकार है कीर्तनिया, अर्थात कीर्तनिया। अभी भी आप सुनते होंगे गांव घर में कि आई कीर्तन भ रहल छै, कीर्तन भजन की परंपरा अभी भी है। तो ये जो कीर्तन भजन की जो परंपरा अभी, अब तो वैसे लुप्त प्राय है, पहले से काफी कम हो गया, लेकिन ये जो मध्यकाल का जो पीरियड था 1600-1700 के आसपास को जो पीरियड था, वहां पर ये काफी प्रचलित था। और जो उस समय में ईश्वरीय, अर्थात इसमें क्या होता है, भगवान शिव की आराधना होती। मुख्य रूप से मिथिला क्या रहा है कि शिव की भूमि है, विद्यापति जो है वो क्या शिव पर अधिक कविता लिखे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि मध्यकाल में शिव सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। तो कीर्तनिया में क्या होता था कि कीर्तन भजन पर एक नृत्य होता था। तो इस पर एक विवाद है कि जो डॉक्टर जयकांत मिश्र का जो वो इनके जूनियर है, रमानाथ झा के जूनियर है डॉक्टर जयकांत मिश्र। तो उन्होंने मैथिली साहित्य का इतिहास नाम से उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, डॉक्टर जयकांत मिश्र। और आपको मैंने ये बताया था कि डॉक्टर जयकांत मिश्र महामहोपाध्याय उमेश मिश्र, जो कि कुलपति थे संस्कृत विश्वविद्यालय के, उनके पुत्र हैं। तो जितने विद्वान उनके पिता थे, उससे उतने ही विद्वान उनके पुत्र भी थे। अर्थात जयकांत मिश्र और उमेश मिश्र का मैथिली साहित्य में बहुत बड़ा योगदान है। तो जयकांत मिश्र ने ये विचार प्रतिपादित किया कि जो मध्यकालीन मैथिली नाटक है वह नाटक नहीं, वो नृत्य है। अर्थात डॉक्टर जयकांत मिश्र
हाँ, डॉक्टर जयकांत मिश्र, डॉक्टर जयकांत मिश्र और डॉक्टर जयकांत मिश्र तथा डॉक्टर रमानाथ झा। आपको मैंने बताया था कि जीएस और ऑप्शनल में एक ये अंतर होता है कि जीएस में एक सामान्य अध्ययन पढ़ना पड़ता है, अर्थात वहां पे हमारा अध्ययन सामान्य प्रवृत्ति का होगा, लेकिन जब हम ऑप्शनल पढ़ेंगे तो वहां पे हमें थिंकर्स के बारे में बताना पड़ेगा, अलग अलग विद्वानों का क्या राय है, ये ऑप्शनल में हमें पढ़ना पड़ता है। और जब यही डिफरेंस है जीएस और ऑप्शनल में, इसीलिए पेपर जो लोक सेवा आयोग में जीएस का अलग होता है और ऑप्शनल का अलग होता है। तो ऑप्शनल में हमें गहन अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है, डीप स्टडी की आवश्यकता पड़ती है। जीएस में जबकि सामान्य अध्ययन, नाम में ही है जीएस, जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन, और ऑप्शनल जो है आपको विशेषज्ञता चाहिए होता है। तो इस विशेषज्ञता में क्या होता है कि जो मध्यकालीन मिथिला नाटक है, इस पर अलग अलग विद्वानों में मतभिन्नता हो गई। मतभिन्नता क्या हो गई कि जो रमानाथ झा है, रमानाथ झा ने बोला कि नहीं, ये जो मध्यकालीन मिथिला नाटक है वह नाटक नहीं बल्कि नृत्य है, नाच है। अर्थात जो बाद के समय में रमानाथ झा बोले ये नाटक नहीं बल्कि नृत्य है, जबकि डॉक्टर जयकांत मिश्र बोले कि नहीं, ये नृत्य नहीं नाटक है, नृत्य नहीं नाटक है। और रमानाथ झा बोले ये नाटक है। अब सिर्फ बोल देने से तो काम नहीं होगा, उन्होंने ये बोला, उसके पीछे उन्होंने लॉजिक दिया, तर्क दिया। रमानाथ झा ने अपना तर्क दिया कि नहीं, ये नाटक नहीं बल्कि नृत्य है, जबकि जयकांत मिश्र बोले कि नहीं, ये जो है क्या है, नृत्य है। तो इसी पर जो ये जो मतलब उनका जो तर्क है, वो तर्क ही एक निबंध के रूप में आया। जो प्रबंध संग्रह है उस पर उन्होंने, रमानाथ झा ने एक निबंध लिखा और उस निबंध में उन्होंने बताया कि ये नृत्य नहीं बल्कि ये नाटक नहीं बल्कि नृत्य है। तो उसका कारण उन्होंने ये बताया कि जो इसका नाम ही है कीर्तनिया। तो कीर्तनिया में ये होता है कि मिथिला में आपको जैसा कि यहाँ सब जाने थे कि मिथिला में की है कि मतलब कला, नृत्य, संगीत के माने ओहन कोनो लोकप्रियता जे उच्च जाति के लोग छथिन हुनका बीच में नहीं है। मिथिला में जे समाज के एकटा विशेष तबका है, उहे लोग नाच गाना करै छै। नाच गाना के कोनो नीक दृष्टि से नहीं देखल जाय छै, आइयो तक नहीं देखल जाय छै। मिथिला संस्कृति में नाच गाना के केओ नीक नहीं बुझै छै, कहीं नचैया छै, गवैया छै, एकटा उपेक्षा के भाव रहै छै नाच गाना के प्रति। एकटा जाति विशेष के लोग ही नृत्य गीत करै छलखिन पहले के समय में। तें जो है वो जो छलै से ऐसे में, जेना आधुनिक समय में की होइ छै कि जे नाटक होइ छै, नाटक में की होइ छै, निर्देशन होइ छै, एकटा निर्देशक होइ छै, नाटक में एकटा मंचन होइ छै, एकटा रंगमंच होइ छै। ई सब नाटक के जो मानदंड छै, तो वो ओहि समय में कहाँ से थे? 1600 ईस्वी में के नाटक के डायरेक्टर के रहते? इसमें तो कोई डायरेक्टर रहे नहीं, वो तो भगवान के भजन छले, भोला बाबा के छै तो सब नचारी गाबि रहल यऽ, नाच कऽ रहल यऽ। अब ओहि भजन के अब अहाँ जो ओकरा छै से नाटक केना करबै? ओकरा जो पात्र जे नाच करैत रहे ओकरा कहैत रहे गोरहिक। कथी कहैत रहे? गोरहिक। गोरहिक कहैत रहे। गोरहिक मतलब गोर। अब अहाँके हम बतेने छलहुँ कि गोर मतलब की होइ छै? पैर। तो पैर से मतलब नाचते तो कथी से? पैरे से कूदै छै लोग, पैर पर जगह नाच केलक। तो जो नाच करे छै तो गोरहिक, एकरा पात्र की कहैत रहे? गोरहिक, माने नाचे वाला पैर। ताहि आधार पर ओ जे छै रमानाथ झा कहै छथिन कि नहीं नाटक नहीं छै, ई कथी छै? नाच। लेकिन जयकांत मिश्र कहै छथिन कि नहीं, ई जे छै नाटक छै। अब ई जे छै जे अजुका समय में जे रंगमंच छै या निर्देशन छै, ई सब आजुक मापदंड छै। आधुनिक काल में पारसी थिएटर के अयला के बाद तखन ई सब मापदंड राखल गेलै है। लेकिन 1600-1700 ईस्वी में एहन तरह के कोनो मापदंड नहीं रहे। तो हम ओहि समय के हिसाब से देखी ई नाटके छै। तब दुनू विद्वान के अलग अलग मत छै। तो अब एहिठाम अहाँ और हम जज करे वाला नहीं छै कि जयकांत मिश्र सही छथिन कि रमानाथ झा सही छथिन। ये हमर काज नहीं छै। हमर काज विद्यार्थी के तौर पर ई छै कि दुनू विद्वानक ई मत छै से हम दुनू परीक्षा में जब प्रश्न एतै तो हम दुनू बात हुनकरो विद्वान के बात लिख देबै आ हिनको विद्वान के बात लिख देबै। आ ई नहीं अपना दिस नहीं कहबै कि वो सही गलत छलखिन। ओहन ऑथोरिटी जे छै, ओते बड़का विद्वान के चैलेंज करे के ताकत छै से छात्र में नहीं छै। एहन के भूलो नहीं करब, नहीं सबटा नंबर काटि देथिन। ठीक छै। तो ई कहबाक अर्थ ई दुनू विद्वान जे छथिन जयकांत मिश्र, रमानाथ झा, एक एकटा निबंध लिखलखिन, ओहिमे ई कहलखिन। तो ये तो निबंध के बारे में अहाँके कनी बैकग्राउंड बुझा देलहुँ। ये तो मैंने आपको निबंध के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड बता दिया कि इस तरह की बातें हैं। ये आप एक को मोटा मोटी एक समझ हो गया। अब जो है हम विधिवत रूप से निबंध के बारे में पढ़ लेते हैं। तो
मैथिली साहित्य में निबंध के उद्भव जो है पाश्चात्य साहित्य से भेलै, कियाकि जते भी भारतीय भाषा है, चाहे वो बांग्ला है, उड़िया है, असमिया है, चाहे मैथिली है, एहि सबमें जो निबंध के उद्भव भेलै या कथा के उद्भव भेलै, उपन्यास के उद्भव भेलै हन, कि नाटक के उद्भव भेलै कि आलोचना के उद्भव भेलै हन, जतेक उद्भव भेलै हन, मिथिलांचल क्षेत्र में खास के भेलै वो बंगाल से होइत एलै, कियाकि बंगाल में 18वीं शताब्दी में ही जेना राजा राम मोहन राय, हुनका की कहै छै द फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया, राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज सबके स्थापना केने रहथिन। तो हुनकर जे छै से हुनका मने पूरा जो बंगाल के समाज है, जे राष्ट्रवादी आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन सबमे बंगाल के समाज के गहीर भूमिका रहे। तो ओहिठाम से होइत जे छै से मिथिलांचल में एलै, तो कनी मिथिलांचल में कनी लेट से एलै हन, बंगाल में पहले एलै, लेकिन बंगालो में जे एलै हन पाश्चात्य माने ब्रिटिश सभ्यता, ब्रिटिश मतलब संस्कृति के अनुकरण करैत तखन एलै निबंध के उत्पत्ति। तो निबंध है ना, जना साहित्य के जते भी विधा है, जना उपन्यास है, कथा है, नाटक है, निबंध है, आलोचना जते विधा है, ओहिमे निबंध सबसे सख्त विधा होइ छै, न सबसे मजबूत होइ छै। अगर कोनो साहित्य में निबंध बहुत बढ़िया बढ़िया प्रकार के लिखल गेल छै तो ई मानल जेतै कि ओहि साहित्य के विकास सबसे बढ़िया भेलै। जना मैथिली में निबंध जे छै एक से एक प्रकार के निबंध लिखल गेल छै, संस्कृत भाषा में ओहू से बढ़िया बढ़िया प्रकार के एक प्रकार के निबंध लिखल गेल छै। संस्कृत के जे स्थिति है माने साहित्यिक स्थिति ओहू से बहुत बढ़िया है, बांग्ला में ओहू में एक प्रकार, मैथिली में एहन स्थिति बढ़िया तो है लेकिन और बढ़िया हेबाक चाही, एहि पर अभी काज भ रहल छै और रिसर्च हेबाक चाही। तो मैथिली में जो है निबंध के पहिल दर्शन मिली, मैथिली में निबंध का पहला वर्णन कहाँ मिलता है? तो जो आपको हम बताए थे कि 13वीं सदी में जो वर्ण रत्नाकर, 13वीं 14वीं शताब्दी का जो वर्ण रत्नाकर लिखा गया है ज्योतिरेश्वर ठाकुर के द्वारा, तो जो श्री ज्योतिरेश्वर ठाकुर ने वर्ण रत्नाकर लिखा है वो काफी उल्लेखनीय काम है, जिसमें 11वीं 12वीं 13वीं सदी के संपूर्ण पूर्वी भारत का विस्तृत वर्णन मिलता है। तो विस्तृत वर्णन मिलता है तो उस किस रूप में है? वो गद्य रूप में है। आपको बताए थे गद्य क्या होता है, जिसमें व्याकरण के नियमों का पालन किया जाता है। तो ये जो है वर्ण रत्नाकर है पूर्ण रूप से गद्यात्मक है। तो कुछ विद्वान का मानना है कि जो वर्ण रत्नाकर है वो मैथिली गद्य साहित्य अर्थात मैथिली निबंध का पहला मतलब वर्णन जो है वो वर्ण रत्नाकर को ही मानते हैं। लेकिन वर्ण रत्नाकर जो है एक विवरणात्मक ग्रंथ है। इसमें क्या है कि जो तत्कालीन मिथिला का जो समाज है, दर्शन है, संस्कृति है, चित्रकला है, लोक नृत्य है, इन सभी चीजों का अलग अलग से वर्णन मिलता है। तो जो निबंध का जो मॉडर्न विधा है, जो पाश्चात्य सभ्यता के से कारण हमारे यहाँ है 1900 ईस्वी के आसपास, और यहाँ तो 1300-1400 ईस्वी के बाद की बात हो रही है। तो इसको लोग कुछ संकुचित दृष्टिकोण से इसे आधुनिक निबंध नहीं मानते हैं। अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। तो हमें सिर्फ यहाँ पे यह जिक्र करना है कि कुछ विद्वान वर्ण रत्नाकर को पहला निबंध मानते हैं, लेकिन वर्तमान में जो आधुनिक निबंधकार हैं वो इसे निबंध की श्रेणी में नहीं रखते हैं। ऐसे आप स्पष्ट रूप से लिख देंगे वहां पर। तो जतऽ धरि निबंधक परिभाषा के प्रश्न है कि निबंध के जो परिभाषित केना कयल जाए, कि साहित्य में तो परिभाषा दियो पड़ते, तो परिभाषा के संदर्भ में कि अलग अलग विद्वानक अलग अलग मत है। लेकिन निचोड़ के रूप में, एक सारांश के रूप में ये अवश्य कहल जाए कि निबंध जो है सुसंबद्ध, तार्किक, वैचारिक और भावाभिव्यक्ति माने निबंधकार जो होय अपन गहन विश्लेषणात्मक क्षमता जे छै, अहाँ जो कोनो विषय पर निबंध लिखबै तो अहाँ के विश्लेषण के क्षमता बहुत ही गहनतापूर्वक करऽ पड़त। ओहि गहनतापूर्वक जखन अहाँ ओकरा विश्लेषण करबै तो ओहि आधार पर जे छै, जब अहाँ के जो निबंध में की क्वालिटी होके चाहिए, निबंध के की शिल्प हेबाक चाही, तो ओहि शिल्प में छै सुसंबद्धता, सुसंबद्ध, सुजोड़ संबद्ध, मतलब एकर की भेलै कि संबंध जे छै बहुत ही सुंदर हेबाक चाही। निबंध में जो अलग अलग पैराग्राफ हेतै, हर पैराग्राफ पर आपस में लिंक हेबाक चाही, एहन होइके चाही कि एक फ्लो में ओकरा आदमी पूरा पढ़ि जाए। ओकरा पढ़ैत काल माने जे पाठक हेतै ओकरा एहन नहीं होय कि बोरिंग फील होय कि पहिल पैराग्राफ आ दोसर पैराग्राफ में कनेक्टिविटीए नहीं छै। तो कनेक्टिविटी जे छै ओ लेखन शैली से आबै छै। वह अहाँके जब ऑप्शनल के तैयारी करै छियै या जीएसए में जखन अहाँ उत्तर लिखै छियै तो ई प्रयास करियौ कि जे अहाँके दुनू पैराग्राफ के बीच में एकटा कनेक्टिविटी होय। कियाकि तो एग्जामिनर बहुत कॉपी चेक करै छथिन, तो अगर अहाँके आंसर में कनेक्टिविटी बढ़िया रहतै तो ओकरा अहाँके ज्यादा मार्क्स मिलत।
तो ये तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन जखन निबंध के निबंधों में सबसे पहिल पॉइंट ई होइ छै कि एहिमे सुसंबद्धता होइके चाही। मतलब जे छै अलग अलग पैराग्राफ, अलग अलग निबंध में तो अलग अलग डायमेंशन होइ छै ने। कोनो एकटा टॉपिक छै, कीर्तनिया नाटके छै, ताहि पर अलग अलग डायमेंशन छै। अब नाटक अलग अलग शिल्प छै, जखन नाटक पढ़बै तखन ओकरा हम बतेबै। ओहि शिल्प के आधार पर हर बिंदु बार छै, हर पॉइंट के क्रमबद्धता पूर्वक अध्ययन हेबाक चाही, ओहि पर विश्लेषण होइके चाही। आ ई जे छै एहिमे तार्किकता होइके चाही। ई नहि होइके रैशनल, ओहिमे जे विचार होइके चाही रैशनलिटी होइके चाही, तार्किकता होइके चाही। ई नहीं हेतै कि भावना प्रधान हेतै कि हमर जे मन छै से लिख देबै, से बात नहीं है। लॉजिकल होइके चाही, ओहिके पीछे एकटा रीजनिंग होइके चाही, एक उचित कारण होइके चाही, ओकर वैचारिक होइके चाही, ओ विचारपूर्ण होइके चाही। एहन नहीं छै खाली पॉइंट्स लिख दैके छै, पॉइंट्स नहीं हेतै, ओहिमे वैचारिकता हेतै, अपन विचार हेतै, अपन अभिव्यक्ति हेतै। जेना रमानाथ झा कहलखिन कि ई नाच छै, तो रमानाथ झा के अपन विचार छै ना। जयकांत मिश्र ओकरा कहलखिन नाटक छै, तो जयकांत मिश्र के अपन विचार छै, अहाँके अपन विचार पर देखबो पड़त। आ भावाभिव्यक्ति, ओहिमे की होइ छै कि निबंध जे छै अहाँ 10 पेज 25 पेज 50 पेज निबंध लिखबै, तो की होइ छै भावाभिव्यक्ति ओकर सारांश रूपमे हेबाक चाही। ई नहि होइके चाही कि मतलब लिखले जा रहल छै, कियाकि तो कोनो भी बात के सारांश रूपमे कहनाइ ज्यादा श्रेष्ठकर होइ छै। ओकरा बहुत नमहर नमहर ओते लोग सुनैके समय छै, ओते पढ़ैके समय छै, तो अपन पूरा बात के कम से कम शब्द में लिखबाक आबक चाही और बाजो आबक चाही। ई जे छै कौशल छै। तो एही प्रकार से विश्लेषण कयल जाइ छै। तो एकरा ई पीडीएफ जो अहाँ पढ़बै तो पीडीएफ यहाँ से जते हम बतेलहुँ हन, एहि सब बारे में डिटेल्स में सारा चीज पीडीएफ में लिखल छै, ओकरा अहाँ आराम से पढ़ब। अब ई सब एखन जे बतेलहुँ जेना निबंध के शिल्प, तो निबंध के शिल्प के मतलब की होइ छै कि कंस्ट्रक्शन। जेना ई बिल्डिंग बनल छै, तो बिल्डिंग कथी से बनल छै, ईटा से बनल छै, सीमेंट छै। तो ओनाहिते जेना बिल्डिंग जे चीज से बनै छै ओकरा बिल्डिंग के शिल्प कहल जाइ छै। ओनाहिते निबंध जे बनै छै तो ओकरो शिल्प होइ छै, कोन कोन चीज से निबंध बनै छै। तो एहिमे जेना कि अहाँके बतेलहुँ कि संक्षिप्तता, ई जे छै से निबंध के जो शिल्प में आबै छै संक्षिप्तता, मतलब कि जे छै सारगर्भिता। संक्षिप्तता या एकरा सारगर्भिता कहै छै। अहाँ जब यूपीएससी के एग्जाम देबै ओहिमे लिखल रहै छै कि उत्तर सारगर्भित रूप में दू। मतलब सारगर्भित मतलब कि उत्तर जे छै से कम से कम शब्द में अहाँ अपन अधिक से अधिक बात राखे के प्रयास करू, ई प्रश्न में निर्देश देल रहै छै। तो निबंधों में यह सबसे मेन पॉइंट होइ छै कि संक्षिप्तता, मतलब कि अपन बात के अधिक से अधिक बात के कम से कम शब्द में रखबा के प्रयास करबाक चाही। गंभीरता, गंभीरता या लॉजिक माने गंभीर रूप से होइके चाहिए, ऊपर अहाँ के विचार होइके चाहिए। आपका जो विचार होना चाहिए वो गंभीर विचार होना चाहिए। वहां हल्की बातें काम नहीं आएगी। अगर आप जीएस के आंसर में या ऑप्शनल में भी अगर हल्की बातें लिख करके आएंगे और एक उम्मीद करेंगे कि टीचर आपको बहुत अच्छे मार्क्स दे देंगे, तो वो कभी नहीं होता है। तो निबंध में भी ये होता है कि आपकी जो हो गंभीरता झलकनी चाहिए, आपके लेखन में गंभीरता दिखनी चाहिए। युक्ति युक्तता, युक्ति युक्तता मतलब कनेक्टिविटी, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि आपस में कनेक्टिविटी होना चाहिए, संबद्धता। और जो है जितना उस पक्ष से मतलब उस निबंध से संबंधित जितने भी आयाम हैं, जितने भी डायमेंशंस हैं, उस सभी डायमेंशंस को आप निबंध में कवर करेंगे। और व्यक्तिवादिता, और ये सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए आपका निबंध जो होता है यूपीएससी में भी होता है निबंध, तो उसमें क्या होता है कि मॉडल आंसर नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं मॉडल आंसर दिया जाता है? जीएस का कोई प्रश्न है, जैसे मानिक आया 1857 की क्रांति के क्या क्या कारण थे। अब उसके क्या कारण है वो तो फिक्स है कि आर्थिक कारण है, सामाजिक कारण है, राजनीतिक कारण है, तात्कालिक कारण है, वो सैनिक विद्रोह हुआ था। अब इसका तो फैक्ट्स है, वहां पे आप कुछ नहीं कर सकते, वो जो है वो आपको वही लिखना पड़ेगा। लेकिन निबंध में ऐसा नहीं है। यहाँ पे व्यक्तिवादिता, जैसे और ये पूछा कि किसी राष्ट्र के चरित्र का निर्माण उसकी कक्षा में होता है। अब कक्षा में होता है तो किस प्रकार से होता है? अब हर स्टूडेंट उसको अपने अपने हिसाब से लिखेगा, कोई अपना जिसका जो सोच है वहीं पे निबंध इसीलिए होता है कि आपकी सोच को जानता है कि आपकी सोच कैसी है। आप प्रगतिवादी सोच के हैं या आप मार्क्सवादी सोच के हैं, आप हिंसात्मक हैं, अहिंसात्मक हैं, आपका विचार क्या है? आप धर्म, जाति, नस्ल के आधार पर भेदभाव तो नहीं करने वाले। अगर माने किसी महिला से संबंधित टॉपिक पे निबंध आ गया और अगर आप या किसी दलित के बारे में कोई निबंध आ गया, दलित विमर्श के बारे में निबंध आ गया, और अगर आप उस तरह का विचार रखते हैं कि महिला विरोधी आपका विचार है, तो वो आपके निबंध में झलक जाएगा कि ये व्यक्ति जो है महिला विरोधी है, देश के संविधान के विरोधी है, वो आपके निबंध में झलक जाएगा। इसीलिए जो निबंध में जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है व्यक्तिवादिता, अर्थात आपका विचार। तो आपको मैंने ये बताया भी है कि जो आपका विचार जो होना चाहिए वो हमेशा बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए। जैसा बुद्ध ने कहा था, बुद्ध ने क्या कहा था? मध्यम प्रतिपदा, अर्थात मध्यम प्रतिपदा, अरे बीच में चलो, मतलब ना ही लेफ्टिस्ट ना ही राइटिस्ट, अर्थात सेंट्रल। मतलब हमें जो है, हम सिविल सेवा में जा रहे हैं, अर्थात सिविल सेवक बनने जा रहे हैं। तो सिविल सेवक का काम क्या होता है? शासन और प्रशासन को चलाना।
तो प्रशासन को चलाने में क्या होता है कि बैलेंस्ड अप्रोच, हमें सबकी बात सुननी है और देश के संविधान और देश के कानून के हिसाब से कार्य को संपादित करना है, लेकिन सुनना हमें सबकी बात, अर्थात हमारा जो ओपिनियन होगा वो बिल्कुल बैलेंस्ड होगा, न्यूट्रल होगा और बैलेंस्ड अप्रोच ही सबसे बेस्ट अप्रोच आज के समय में माना जाता है, और यही आपको निबंध में भी लिखना पड़ता है। देखिए, इतनी चीजें बताने की जरूरत नहीं है, मुझे निबंध मैथिली साहित्य के लिए पढ़ाना है, लेकिन मैं आपको जीएस में, एसए में, ये सिविल सेवा में इन चीजों को इंटीग्रेट करके बता रहा हूं, इसीलिए इसका थोड़ा पैसेंसली सुनिएगा इस चीजों को। तो अब हम देखते हैं कि मैथिली में निबंध का विकास किस क्रम से हुआ। यहाँ तो हम सिर्फ मैथिली साहित्य के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे तो हम अपना जो दायरा है हमारे मैथिली साहित्य में ये प्रश्न आएगा, पूछा हुआ प्रश्न है कि मैथिली साहित्य के कुछ प्रमुख निबंध और निबंधकारों से परिचय कराइए, तो हम तो यहाँ पे सिर्फ मैथिली साहित्य तक ही सीमित रहेंगे, यही हमारा एरिया डिफाइंड है। तो निबंध का जो विकास क्रम हुआ है उसको अध्ययन के दृष्टिकोण से, अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से दो भाग में बांट लिया गया है। एक है कि देश के आजादी से पूर्व किस प्रकार का निबंध लिखा गया है और देश के आजादी के बाद किस प्रकार का निबंध लिखा गया है, स्वतंत्रता से पूर्व का निबंध और स्वतंत्रता से पश्चात का निबंध, इस दो भाग में हम उसको कैटेगराइज कर लिए हैं। तो अगर स्वतंत्रता से पूर्व का निबंध देखेंगे तो अब निबंध जो है, अगर निबंध पब्लिश होगा तो कहां पे पब्लिश होगा? निबंध किसी पत्र या पत्रिका में ही पब्लिश होगा, निबंध तो साधारण जगह पब्लिश नहीं होगा, कहां लिखेंगे? तो मैथिली में क्या है कि पत्र पत्रिका का विकास भी थोड़ा विलंब से हुआ है। तो पहले मैं आपको पत्र और पत्रिका के बीच में एक थोड़ा सा अंतर बता देता हूं। पत्र क्या होता है? जो समाचार पत्र होता है, जो समाचार पत्र या पत्र जो होता है वो दैनिक होता है, वो केवल न्यूज देने वाला होता है। लेकिन जो पत्रिका अर्थात मैगजीन जो होती है वो विश्लेषणात्मक होती है, वो 15 दिन, महीने भर, 2 महीना, 3 महीना ऐसे पर आएगी, और वो जो कोई भी एक इशू आएगा उस इशू पे कंप्लीट एनालिसिस के साथ आएगा। और जो पत्र होता है, न्यूज़पेपर होता है, वहां पे सिर्फ ये दिखाएगा कि कल ये घटना हुई, उसके बारे में केवल इंफॉर्मेशन होगा। पत्र जो होता है वो सिर्फ इंफॉर्मेटिव होता है, और जो पत्रिका होती है, जो मैगजीन होता है, उसमें क्या होता है कि संपूर्ण विश्लेषण होता है। तो मैथिली साहित्य में क्या है कि पत्र पत्रिका का जो मतलब प्रादुर्भाव हुआ, उत्पत्ति हुई, वो काफी विलंब से हुआ है। तो मैथिल हित साधना जो है, मैथिली में जो पहली पत्रिका है वो जयपुर से प्रकाशित हुई थी। तो जयपुर में जो राजघराना है, जयपुर का जो राजघराना है, तो राजस्थान में जो अभी भी आप जानते हैं कि वहां से अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है हमारे लोकसभा में, बीजेपी के वर्तमान में एमपी हैं, तो उनके ही जो राज दरबार था उसमें मिथिला के दरभंगा के एक मतलब मिश्र जी थे, वो उनके राज दरबार में रहते थे। तो उन्होंने मिथिला प्रेम को प्रदर्शित करते हुए पहली बार 1905 ईस्वी में मैथिल हित साधना अर्थात मिथिला के हित को प्रदर्शित करने वाला एक पत्रिका लिखा था, मैंने पत्रिका उन्होंने छपवाया था, मैंने आरंभ किया था। और उसके बाद दूसरा पत्रिका जो है मिथिला मोड़। तो इन जब पत्रिका लिखी गई तो इन पत्रिका का जो संपादकीय पेज होता है अर्थात जो एडिटोरियल्स होता है, तो इन एडिटोरियल्स में क्या किया गया कि निबंध जो है वो पब्लिश किया गया। तो एहि सब जे छै संपादकीय लिखित काल कोनो खास विषय के वर्णन करैत काल, जब निबंध छै कोनो विषय पर हेतै, तो ओहि खास विषय के जखन वर्णन कयल गेलै तखन जे छै निबंध के जे प्रादुर्भाव भेलै। तो एहि कोटि में जे छै मैथिली के पहिल निबंध छै गुणादर्श ओ दोषादर्श, गुण आदोष। तो मैथिली के जो पहिल निबंध छै गुणादर्श ओ दोषादर्श, गुणादर्श और दोषादर्श, ई जे छै मैथिली के पहिल निबंध छै, जे श्री रामभद्र झा के द्वारा लिखल गेलै। मैथिली के पहिल निबंध छै गुणादर्श और दोषादर्श, ए रामभद्र झा के द्वारा लिखल गेलै, जे मैथिल हित साधना नामक पत्रिका में, मैथिल हित साधना नामक पत्रिका में 1905 ईस्वी में प्रकाशित भेलै। ओहिना जे छै से ओकर बाद जे छै ई तऽ कालक्रम छलै, कालक्रम समय अपन चक्र से चलैत रहै छै। ओ जब समय जखन अपन चक्र से बढ़ैत गेलै, वर्ष 1906 में मुरलीधर झा के द्वारा मिथिला मोदक पत्रिका में पहिल संपादकीय निबंध लिखल गेल। एहिठाम अहाँ देख लेलियै कि जे छै मैथिली के पहिल निबंध छै गुणादर्श ओ दोषादर्श। गुणादर्श ओ दोषादर्श जे छै रामभद्र झा के द्वारा लिखल गेलै, जो मैथिल हित साधना में 1905 में प्रकाशित भेलै। ओकर बाद छै 1906 में मुरलीधर झा के द्वारा मिथिला मोद पत्रिका में संपादकीय लिखित काल निबंध जे छै पब्लिश भेल। एहि कालक माने ई तो दूगो विद्वान के नाम हम बतेलहुं, एहि कालक कुछ और विद्वान छथिन जिनकर निबंध आ निबंधकारक नाम देख लियो। महामहोपाध्याय सर गंगानाथ झा, ठीक छै।
एक बाद महामहोपाध्याय मुकुंद झा बक्सी, ये सब अलग अलग विद्वान छथिन मिथिला के, विभूति सब छथिन। पंडित जीवनाथ झा, डॉक्टर सुधाकर झा, पंडित लोचन झा, ये सब जो छथिन से मैथिली के प्रमुख विद्वान छथिन और हिनकर सबके द्वारा एक से एक उच्च कोटि के निबंध लिखल गेलै। एहि कालक किछु प्रमुख निबंध छै। आब देखियौ जे कोनो समय छै ओहि समय में जे ज्वलंत मुद्दा छै, जेना आइ के समय में एकटा ज्वलंत मुद्दा छै यूनिफॉर्म सिविल कोड। आइ काल्हि टॉपिक चलि रहल छै यूसीसी, ओहि पर डिबेट चलि रहल छै कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हेबाक चाही कि नहि। जेना किछु दिन पहले तक आर्टिकल 370 रहे जम्मू कश्मीर के मुद्दा रहे, ओहि पर तऽ एहि पर में एहने कोनो विषय पर निबंध लिखल जेतै जो ओहि टाइम में ओहि समय के जो टॉपिक के मुताबिक हेतै। तऽ ओहि समय में की रहे कि मिथिला में चूंकि बहुत तरह के जाति छै, अलग अलग जाति छै, तऽ ओहि समय में रहे छै कि मिथिला में तो अलग अलग जाति छै, तऽ किछु जाति के लोग सब रहथिन ओ अपना आपके मिथिला के लोग नहीं मानैत रहथिन या हुनका लोग मैथिल नहीं मानैत रहथिन। तो ओहि पर जे छै से बाद में यात्री जी कहलखिन कि मिथिला के माटी पर जन्म लेनिहार सब क्यों मैथिल थी, संशय कथी का दुविधा कथी का। अर्थात मिथिला के मिट्टी पर जन्म ले वाला, मिथिला की मिट्टी पर जन्म लेने वाले सभी व्यक्ति मैथिल हैं, इसमें कोई भी संशय और कोई भी दुविधा नहीं है। लेकिन उस समय तो थी थोड़ी बहुत, 1900 के आसपास। तो मिथिला निवासी और मैथिली, ये पहला निबंध, एक कुछ प्रमुख निबंध जो उस काल के लिखे गए हैं उसमें है कि मिथिला निवासी और मैथिली, मैथिली और मैथिल, अर्थात मैथिली मतलब मैथिली भाषा और मैथिल जो मिथिला में रहने वाले लोग हैं उनके संबंध को प्रदर्शित करते हुए ये निबंध लिखा गया है। उसी के बाद है कि जातीय विकट समस्या, इतनी सारी जातियां हैं तो अलग अलग जातियों में संघर्ष है, तो जातीय विकट समस्या पर भी एक निबंध लिखा गया है। उसके बाद शास्त्रार्थक परिपाठ, तो मिथिला विद्वान घूमि रहल छै, तो एहिठाम एक से एक विद्वान भेलखिन न, तो शास्त्रार्थ हेतै न, तो शास्त्रार्थक की परिपाटी भी छै, ओहि पर निबंध लिखल गेलै है। संघ शक्ति मतलब यूनिटी, अलग अलग जातीय लोग छै, मिथिला में एकता के अभाव रहल छै, तो संघ में की शक्ति होइ छै ओहि संदर्भित जे छै से निबंध एकटा संघ शक्ति लिखल गेलै है। ओकर बाद जे छै जब देश स्वतंत्र भेलै 1947 में, भारत के जब आजादी मिललै, एकटा लोग में नया उल्लास छलै, हर्षोल्लास रहे, देश में एकटा मंगल वातावरण छलै। ओहि मंगल वातावरण में तो अब चूंकि जब उत्साह होइ छै, जोश होइ छै, आनंद होइ छै, तो लोग उम्मीद करे छै ना, लोग के पास विश्वास चले, लोग उम्मीद में बैठे हुए थे कि अब राम राज्य आएगा। गांधी जी राम राज्य की संकल्पना परिकल्पना करते थे, तो गांधी जी राम राज्य की इच्छा रखते थे। तो ये आजादी के बाद जो है लोगों में एक उम्मीद जगी कि अब हमारा देश गुलामी से मुक्त हो चुका है। अब लोग नए नई आशाएं, नई नई उम्मीदें लेकर आए थे, तो उन उम्मीदों का भी रिफ्लेक्शन जो है आजादी के बाद जो है इन सभी उम्मीदों का रिफ्लेक्शन उन निबंधों में हुआ है। तो उस कैटेगरी में जो कुछ प्रमुख निबंध है, और चूंकि उस समय जो 1950 के आसपास क्या हुआ कि मार्क्सवाद हो गया, समाजवाद हो गया, गांधीवाद हो गया, अलग अलग तरह की विचारधारा, नारीवाद हो गया, दलित विमर्श हो गया, ये सारी विचारधाराएं क्या थी अलग अलग, जैसे यात्री जी हो गए, रामकृष्ण झा किशुन हो गए, जीवकांत हो गए, हाँ, तो ये सभी अलग अलग विद्वान जो है इन चीजों पर कार्य कर रहे थे। तो इसका रिफ्लेक्शन जो है उस समय में जो निबंध लिखा गया है उस पर भी होता है। और अब जैसा कि आपको पता है कि कोई भी कार्य जो होता है वो क्रमिक रूप से अपनी पूर्णता की ओर प्राप्ति करता है। जैसा कि आप पहली बार आंसर राइटिंग करेंगे तो उसमें बहुत अच्छा नहीं हो पाएगा, लेकिन अब लगातार कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करेंगे तो उसका जो आंसर का जो स्ट्रक्चर है वो बेहतर से बेहतर होता जाएगा। कि संस्था के साथ भी होता है कि वो धीरे धीरे अपनी बेहतरी की ओर बढ़ती है। तो जो आजादी से पहले जो निबंध लिखा गया था तो उसमें जो शिल्प है बने, अर्थात निबंध का जो स्वरूप है और निबंध की जो शैली थी वो उतनी व्यापक नहीं हुई थी, वो उतनी अच्छी स्थिति, उत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाई थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो समय बीतने के साथ साथ क्या हुआ कि निबंध की शैली में, निबंध के स्वरूप में और निबंध के विषय में व्यापक परिवर्तन आया। शैली जो थी निबंध का, अर्थात निबंध का जो शिल्प था वह बेहतर से बेहतर होता चला गया, और विषय जो है उसमें एक से एक नए नए विषय, जैसे दलित विमर्श हो गया, गांधीवाद हो गया, समाजवाद हो गया, राजनीतिक विषय हो गया, समसामयिक मुद्दे हो गए, इन सभी विषयों पर निबंध लिखा जाने लगा। तो इन सभी विषयों पर जब निबंध लिखा जाने लगा तो अब हम अध्ययन के सुविधा के दृष्टिकोण से इन निबंधों को अलग अलग कैटेगरी में बांट करके अध्ययन कर लेते हैं कि इन कैटेगरी में कौन कौन से प्रकार के निबंध लिखे गए और अमुक अमुक कैटेगरी में किस किस प्रकार के निबंध लिखे गए। तो उसमें जो है एक जो पहला कैटेगरी है वर्णनात्मक निबंध, अर्थात वर्णनपूर्ण, ऐसा निबंध जिसमें वर्णन विस्तृत और विशद वर्णन है, ऐसे निबंध में वर्णनात्मक निबंध आता है। तो वर्णनात्मक निबंध में जो है ये एक वर्णन प्रधान निबंध होता है जिसमें प्राकृतिक स्थल हो गया, कोई दृश्य हो गया, कोई घटना हो गई, इनका विस्तृत वर्णन होता है।
तो ऐसे निबंध आपको केवल उनके हर एक निबंध के उदाहरण भी बताने हैं जो उस कैटेगरी में सबसे अच्छे अच्छे विद्वानों के द्वारा जो सबसे बहुप्रशंसित निबंध है, ऐसे निबंधों के उदाहरण भी आपको देने पड़ेंगे, तभी अंक पूर्ण मिलेंगे। तो इसमें जो पहला निबंध है बसंत आगमन, डॉक्टर उमेश मिश्र, महामहोपाध्याय उमेश मिश्र के द्वारा बसंत आगमन। आपको पता है कि वसंत क्या है? ऋतुराज है, अर्थात वसंत के आने से मानव का जो रोम रोम है, हृदय जो है वो पुलकित हो जाता है। तो इसमें जो इस प्रकार का जो निबंध लिखा गया महामहोपाध्याय उमेश मिश्र के द्वारा, ये बसंत आगमन वर्णनात्मक निबंध की कैटेगरी में आता है। इसके बाद जो है विचारात्मक निबंध, अर्थात आपका ओपिनियनिस्टिक निबंध, जिसमें आपका विचार हो। ऐसे निबंध के कैटेगरी में जो मैंने अभी आपको इस विषय के इंट्रोडक्शन में बताया था कि मध्यकाल मैथिली नाटक को जो कीर्तनिया है उसको नाटक कहा जाए या नाच कहा जाए, ये डॉक्टर जयकांत मिश्र और प्रोफेसर रमानाथ झा के बीच जो वैचारिक द्वंद्व हुआ था, वो निबंध जो है ये विचारात्मक निबंध के कैटेगरी में आता है। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल्स में बता दिया हूं। इसके बाद है भावात्मक निबंध, अर्थात भावना प्रधान निबंध। इसमें क्या है कि बुद्धि और तर्क गौण होता है। जैसे कुछ आदमी होता है ना, वो भावुक होता है ज्यादा, उसमें क्या है कि तर्क और बुद्धि का कम प्रयोग करेगा और उसकी जो भावनाएं हैं वो ज्यादा प्रमुखता से आती है। तो ऐसे जो निबंध होते हैं, इसका उद्देश्य ये होता है कि पाठक वर्ग से आत्मीयता प्राप्त करना। आप भावुक क्यों होते हैं? जैसे कोई व्यक्ति है बहुत जल्दी क्रोधित हो जाएगा, बहुत आसानी से रोने लगेगा, अर्थात वो क्या होता है कि आसपास के लोगों से आत्मीयता प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार के निबंध में जो एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है वह है प्रोफेसर धीरेन्द्र मिश्र का कुकुर। कुकुर जो होता है कुत्ता, अर्थात कुत्ता को उन्होंने एक प्रतीक माना है कुकुर को, और उसके द्वारा उन्होंने एक भावात्मक निबंध लिखा है जिससे वो पाठक वर्ग से आत्मीयता प्राप्त करना चाहते हैं। अब जो है जो निबंध का कैटेगरी है वो है व्यक्तिवादी निबंध। ठीक है, अर्थात निबंधकार का उद्देश्य ये होता है कि पाठक वर्ग से किसी विषय वस्तु पर संवेदना प्राप्त करना। तो ये जो भावनात्मक निबंध होता है वहां पे क्या था कि तर्क और बुद्धि का जो पक्ष था वो क्या था? गौण था, माने वो बहुत ही कम था। लेकिन यहाँ पर पाठक जो है, यहाँ पर जो निबंधकार जो है वो तर्क और बुद्धि का अपने निबंध में बहुत ही ज्यादा स्थान देता है। वहां पे स्थान नहीं दे रहा था तर्क और बुद्धि का, यहाँ पे तर्क और बुद्धि का काफी उचित स्थान दिया जाता है। और जब यात्री जी, जैसे यात्री जी के बारे में नाम आते ही आपको पता चल जाता है कि एक अल्हड़ व्यक्ति जो हमेशा गरीब, दलित, किसान, शोषित, पीड़ित के लिए अपनी कविता, अपना जीवन कुर्बान कर दिया, ऐसे थे हमारे यात्री जी। तो यात्री जी जब भी लिखेंगे, चाहे वो कविता लिखेंगे, कहानी लिखेंगे, उपन्यास लिखेंगे, निबंध लिखेंगे, तो उनका जो कवि का कर्म है कि जो समाज के जो वंचित वर्ग हैं, शोषित वर्ग हैं, उनके लिए उन्होंने पूरे जीवन, अपना पूरा जीवन ही उन्होंने समर्पित कर दिया। और आपको मैं यात्री जी के बारे में एक और बात बता दूं, यात्री जी सोनित तर्पण का अर्थ होता है जब हमारे यहाँ मतलब मिथिला में या पूरे हिंदू धर्म में जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके बाद उसका श्राद्ध कर्म होता है, अर्थात उसका श्राद्ध होता है। तो श्राद्ध के बाद क्या होता है कि उसको तर्पण दिया जाता है। उसके जो पुत्र होते हैं वो पानी के द्वारा उनको तर्पण देते हैं, ताकि ये मान्यता है कि ये पानी जो है, ये जल जो है, मैं अपने जो हमारे स्वर्गीय पिता हैं या स्वर्गीय हमारे जो वंशज हैं उनको ये जल में अर्पित कर रहा हूं। तो यात्री जी चूंकि प्रगतिवादी व्यक्ति थे और उनपे मार्क्सवाद का भी प्रभाव था, तो जब देश में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी, तो जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद उन्होंने सोनित तर्पण, अर्थात वो वहां पर जल से तर्पण दे करके नहीं, खून से तर्पण दे रहे थे। सोनित का अर्थ होता है खून, अर्थात वो उन्होंने खून से तर्पण दिया। और इसके कारण उस पर उन्होंने एक कविता लिखी। वो तर्पण तो कैसे देंगे? कविता के द्वारा ही तर्पण देंगे। तो सोनित तर्पण नाम से उन्होंने कविता लिखी। और उसके बाद क्या हुआ कि चूंकि वो मतलब लोकतांत्रिक तरीका तो था नहीं, तो उसके बाद जो यात्री जी को 8 महीने का कारावास हो गया, यात्री जी को जेल डाल दिया गया। ये घटना आपको इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए मैं बता रहा हूं। इसके बाद जो है, तो इस कैटेगरी में जो एक निबंध है व्यक्तिवादी निबंध, तो ये पृथ्वी के पात्र यात्री जी के द्वारा ये लिखा गया है। अब जो है वो आता है हमारा प्रहसन निबंध। प्रहसन का अर्थ होता है विनोद, हास्य विनोद, हंसी मजाक। तो हंसी मजाक तो मिथिला जो है, मिथिला जो संस्कृति, यहाँ तो हंसी मजाक का तो मिथिला ही क्या पूरे भारतवर्ष में एक हास्य विनोद, हंसी मजाक तो हमारे जीवन का एक शैली है। तो मिथिला में कुछ ज्यादा ही है, मिथिला में के लोग ज्यादा हास्य विनोदी स्वभाव के होते हैं। तो इस हास्य विनोद के माध्यम से अभी आपको पता होगा, जब आपसे मुझे बात करनी है तो कुछ लोग होते हैं वो बातचीत करने के क्रम में क्या करते हैं कि हंसी मजाक में ही ऐसे चुटकीले बात, ऐसे गंभीर बात को हंसी मजाक में ही बोल देंगे जो आपको
आपको चुभे भी चुभ जाएगी, लेकिन आप उसका प्रतिकार भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बात जो है आपको हंसी मजाक में बोली गई है। और वही बात अगर आपको गंभीरतापूर्वक कह दी जाए तो हो सकता है कि आपस में लड़ाई हो जाए, लेकिन हंसी मजाक में ही काफी गंभीर बात भी कह दी जाती है। तो इस प्रकार के जो शैली के जो निबंधकार है, उसमें हमारे हरिमोहन बाबू हैं, प्रोफेसर हरिमोहन झा, वो खटर कका का तरंग, खटर कका के तरंग जो है हास्य विधा को निबंध विधा में स्थापित कर दी। खटर कका का जो तरंग आपको बताए थे, खटर कका का तरंग जो है राष्ट्रीय स्तर पर मैथिली और मिथिला को पहचान दिलाया था। तो खटर कका के तरंग में जो कर्म कांड है, अलग अलग प्रकार के कर्म कांड है, जो दोष हैं, जो कुरीतियां हैं हमारे समाज में, मिथिला के समाज में जेहन जेहन प्रकार के कुरीतियां छे, जे अंधविश्वास छे, जे कर्मकांड छे, तकरा प्रोफेसर हरिमोहन बाबू अपन सोटा से सोटिया देलखिन, मैंने सोटा से वो एकदम सोटा प्रहार चला देलखिन हरिमोहन बाबू। एहि प्रकारक निबंध में जे छै से खटर कका के तरंग जे छै से चलि आबै छै। ओकर बाद जे छै लोकतात्विक निबंध आबै छै। लोकतात्विक निबंध के मतलब ई भेलै कि लोक तत्व माने लौकिक, जे अहाँके बतेलहुँ कि लोक साहित्य में, मिथिला में लोक साहित्य के एकटा विशद परंपरा रहल छै। लोक साहित्य, लोक नाटक, लोकगीत, लोरिक विजय भेलै, राजा सलहेश के भेलै, अलग अलग जाति के अपन अपन देवता छथिन, ओकर वर्णन करै छै। तो एहि सब विषय के आधारित बना के जो निबंध लिखल गेलै ओकरा कहल गेलै लोकतात्विक निबंध। जकर उदाहरण छै मैथिली लोकगीत में विरह, जब प्रोफेसर आनंद मिश्र के द्वारा, प्रोफेसर आनंद मिश्र जे छथिन से मैथिली लोकगीत में विरह कोन प्रकार से छै ओहि पर एकटा निबंध लिखलखिन है। तो लोकगीत में जो होइ छै, आब जाना अहाँके पता है कि आब जे छै से प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी जे छै, तब एक दोसर से अगर दूर भऽ गेलखिन तऽ आपस में विरह हेतै, मने विलगाव छै, तऽ आपस में प्रेम छै, तऽ अगर दूरी भऽ गेलै तब प्रेम के पूर्ति करे में समस्या हेतै, तऽ ओकरे विरह कहै छै, मने दूरी के भाव छै, विरह कहै छै। तो प्रेमी प्रेमिका दुनू के नहीं नीक लागै छै, लेकिन मजबूरी हेतै कोनो कारण, जे कारण विरह भऽ गेलैए। तो ओ जे छै से मैथिली लोकगीत में विरह जे छै ओहि पर एकटा निबंध लिखलखिन के प्रोफेसर आनंद मिश्र। आब जे छै चित्रात्मक निबंध, तो चित्रात्मक निबंध की होइ छै कि बिंब प्रधान निबंध। बिंब के मतलब होइ छै इमेज। आब जेना जे छै, आब जखने हम अहाँके बात कऽ रहल छी कि आइ भोरक समय छलै, भोर के समय में सूर्य के लालिमा एतेक सुंदर रहे, सुंदर सुंदर पवन हवा जैसे अपन मंद गति से बहि रहल छै, तो जखन हम एहि शब्द के प्रयोग कऽ रहल छियै तो एहि शब्द से की भऽ रहल छै कि एकटा चित्र के निर्माण भऽ रहल छै, चित्र बनि रहल छै, जे अहाँके मस्तिष्क में चित्र बनि रहल छै। तो जखन शब्द के द्वारा चित्र के निर्माण कयल जाय, शब्द के एहन प्रयोग करी जहि से चित्रक निर्माण हो, तो ओकरा बिंब प्रधान साहित्य कहल जाइ छै। आ अगर निबंध कोनो एहन लिखल जाय तो बिंब प्रधान निबंध भऽ जेतै। तो मैथिली साहित्य में एहन निबंध कम लिखल गेलैए, लेकिन एकर संख्या कने कम छै। वही में जो है से डॉक्टर अमरनाथ झा का शब्द चित्र एवं भालरी, डॉक्टर अमरनाथ झा छथिन एकटा मैथिली साहित्य के प्रमुख विद्वान छथिन, जो गोविंदास भजनावली छै ओह पर गोविंदास के जो अलग अलग काव्य छै ओकर संकलनो केने छथिन। आ एक प्रमुख विद्वान छथिन। कोनो एकटा माने एगो बात अहाँ अवश्य मानि लिअ कि जे विद्वान हो, जे कोनो होइ छथिन, ओ थोड़े छै कि वो खाली कविते लिखथिन। अगर हम साहित्यकार छियै, पैघ साहित्यकार छियै, तऽ हम कवितो लिखबै, उपन्यासो लिखबै, नाटको लिखबै, निबंधो लिखबै, आलोचना भी लिखबै, हम हर चीज में लिखबै ने, कियाकि हमरा एहन उत्कृष्ट अगर हमर रचनाकार छियै तो सबमे करै छथिन। तो ओनाहिते एकटा निबंध लिखलखिन हन डॉक्टर अमरनाथ झा, शब्द चित्र एवं भालरी, ई जे छै से बिंब प्रधान निबंध छै। ओकर बाद जे छै निबंध कैटेगरी में आबै छै समसामयिक निबंध। जो समसामयिक निबंध के ई अर्थ भेलै कि समसामयिक विषय वस्तु पर, माने करंट अफेयर्स पर, करंट मुद्दा जे चलि रहल छै ओहि पर जो निबंध लिखल जाइ छै तो ओकरा समसामयिक विषय पर आधारित निबंध कहल जाइ छै। तो समसामयिक निबंध जे होइ छै, अभी तो चूंकि करंट अफेयर्स का, चूंकि मिथिला में मैथिली में एखनो पत्र पत्रिका के संख्या ओहन संतोषजनक स्थिति नहीं है, तो एहन प्रकार के निबंध बहुत कम लिखल जाइ छै। लेकिन एहन नहीं है कि निबंध नहीं लिखल जाइ छै, तो संख्या बड कम छै। तो निष्कर्ष रूप में यह कहल जा सकैए कि जे मैथिली साहित्य में विभिन्न प्रवृत्ति पर आधारित निबंध लिखल गेल, मुदा निबंध लेखनक जे कसौटी होइ छै, जे निबंध लेखन के जे मानक छै, ओहि में जे न्यूट्रलिटी होइ छै, जे तटस्थ भाव होइ छै, न्यूट्रलिटी के भाव होइ छै, ओकर कने कमी जरूर छै। कियाकि मैथिली जे निबंध छै विशेष रूप से प्रशंसात्मक निबंध छै, आत्ममुग्ध करे वाला निबंध छै। माने अब हम अहाँ बातचीत कर रहल छी, माने अगर आप और हम बातचीत कर रहे हैं तो हमारी कोशिश ये नहीं होगी कि आपको आईना दिखाया जाए, हमारी कोशिश ये होगी कि आपकी प्रशंसा की जाए। और सब प्रशंसा करेंगे, आप भी खुश, हम भी खुश। अगर आपकी कुछ कमी बता देंगे और ये बता देंगे कि मित्र तुम में ये कमी है, तुम ये सुधार कर लो, तो हो सकता है आपको बुरा लग जाए।
लेकिन अगर आप केवल तारीफ कर दें, आप ही केवल प्रशंसा कर दें, तो आपको भी खुश, हमें भी खुश। तो इस प्रकार का प्रवृत्ति जो है निबंध में भी दिखता है। लेकिन जो बड़े साहित्यकार हैं जैसे रमानाथ झा हैं, वो इस प्रवृत्ति का विरोध करते हैं। वो बोलते नहीं, जो साहित्य है उसका जो आलोचना करिएगा या उस पर जब निबंध लिखते हैं तो न्यूट्रल भाव से लिखिए, जो जैसा है वो उसके हर एक डायमेंशन को बता दीजिए। ये जो अच्छाई है वो भी बता दीजिए, बुराई है वो भी बता दीजिए। अगर इस तरीके से आप बताएंगे तो जो लोग निबंध लिख रहे हैं उन्हें अपनी कमियां का पता चलेगा कि हम इन चीज़ों पे कमी कर रहे हैं, तो वो उन चीज़ों पे आगे फ्यूचर में सुधार करेंगे। और इसमें क्या होगा, जब वो अच्छा निबंध, अच्छे कैटेगरी का निबंध आएगा तो क्या होगा कि धीरे धीरे पाठक वर्ग जो है उसकी रुचि, उसका भी परिष्कार होगा और पाठक वर्ग की संख्या भी भविष्य में क्या होगी, बढ़ेगी। तथापि जो है देखियो, कंक्लूजन जो है हमेशा ऑप्टिमिस्टिक हो जाए। कंक्लूजन जो है कोनो भी प्रश्न के जब अहाँ निष्कर्ष लिखबे तो वो हमेशा आशावादिता हो जाए। निराशाजनक बात केना कोनो आदमी के नहीं नीक लागे छै। चुनौती जरूर छै, हर चीज में चुनौती छै, लेकिन जो हर चुनौती के अपन समाधान छै। तखन जखन भी हम कोनो प्रश्न के निष्कर्ष लिखबे तो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होइक चाही। तो एक निष्कर्ष जखन लिखबे तो निष्कर्ष में जो है जरूर लिखबे कि संतोषपूर्ण बात ये है कि 2003 में आपको जैसे पता है कि 2003 में जो मैथिली को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया है और मैथिली में भाषा का उसके बाद जो है सो काफी उन्नयन हो रहा है। और अब वर्तमान परिदृश्य में जब डिजिटल माध्यम आ गया है, ऑनलाइन एजुकेशन मिल रहा है, नेट, JRF, PhD हर चीज मैथिली में अवेलेबल हो रहा है। तो और जो फेसबुक, यूट्यूब, अन्य माध्यमों से जो सामान्य लोग भी हैं वो भी मैथिली का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि उम्मीद कऽ सकै छी तो निष्कर्ष में लिखबै कि संतोषपूर्ण बात ये कि मैथिली साहित्य में जो निबंध लेखन में साहित्य में जो डिजिटल माध्यम से और भी अनेक माध्यम से एक निरंतर प्रगति के और प्राप्त कर रहा है। और जैसे हम उम्मीद करब जो भविष्य में स्थिति दिन प्रतिदिन और बढ़िया हो जेते और एकर जो पाठक वर्गक संख्या है और निबंधकारक जो संख्या है दुनू में लगातार वृद्धि हेतै। और निबंध के अलग अलग विधा, अलग अलग कैटेगरी पर जे पर आइ निबंध नहियो लिखल जा रहा है अहू सब विषय पर फ्यूचर में, भविष्य में निबंध लिखल जेतै। तो एहि प्रकार से हम देखलिए कि आधुनिक मैथिली निबंध के कोन प्रकार से विकास भेलै, एकर जे छै से प्रमुख निबंधकार कोन छथिन, एकर निबंधक कोन कोन विषय छै, एहि सब चीज के हम विस्तृत रूप से अध्ययन हम कऽ चुकल छी। एहि प्रकार से ई जे हमर आधुनिक मैथिली निबंधक की जो टॉपिक छल ई अब समाप्त भऽ गेलै। अर्थात ये जो आधुनिक मैथिली निबंध का जो विकास का जो हमारा अध्ययन था वो इस प्रकार से पूरा होता है। इसके बाद जो है हम जब नेक्स्ट लेक्चर लेंगे, जब अगली कक्षा हमारी होगी, तो उसमें हम जो है आधुनिक मैथिली आलोचना अर्थात आधुनिक मैथिली आलोचना साहित्य का विकास किस प्रकार से हुआ है उसका अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।